हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोर्स। हमें पढ़ना था फूड पॉइजनिंग के बारे में। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आर फोर्स में वो हमारी बॉडी में और प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या डिजीजेस पैदा करते हैं। अब हम वही चीज पढ़ेंगे फूड में, मतलब फूड में उनके क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट, फूड पॉइजनिंग क्या है? इट इज अ डिजीज। Food poisoning is a disease that results from the consumption of contaminated food. मतलब फूड पॉइजनिंग एक वो डिजीज है जो कैसे बनती है, जब हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं। कंटेमिनेटेड फूड क्या हो गया? मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन है, दैट इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड फूड। मतलब जो अनफिट है ईटिंग पर्पस के लिए, वो अनफिट है, उसे कहते हैं कंटेमिनेटेड फूड। अब इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, मतलब द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या क्या होते हैं? नोजिया। नोजिया मतलब चक्कर आना। जब चक्कर आते हैं हमें, उसे कहते हैं नोजिया। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होना। एब्डोमिनल रीजन में पेन होना। एब्डोमिनल रीजन होता है हमारे पेट से थोड़ा सा जो नीचे वाला एरिया होता है, उसे कहते हैं एब्डोमिनल रीजन। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी। हमारी बॉडी में वीकनेस, मतलब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, सूखा सूखापन आ जाता है हमारी बॉडी। वीकनेस, फैटीग एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम। वीकनेस हो जाती है, फैटीग हो जाती है, मतलब हम कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं, हम बेड पे पड़े रहते हैं पूरा दिन। और डैमेज टू नर्वस सिस्टम। डैमेज टू नर्वस सिस्टम का बहुत ही सेवियर इफेक्ट होता है कि अगर नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हमारी पूरी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी अच्छे से। हम सोच नहीं पाएंगे कुछ भी अच्छे से, हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। दैट इज डैमेज टू नर्वस सिस्टम। तो फूड पॉइजनिंग नॉर्मली उसके ये वाले सारे केसेस होते हैं। अगर अगर वो सिवियरली हो जाते हैं, मतलब ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वीकनेस, फैटीग के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। उसके बाद द सिम्टम्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द फूड। ये स्पेलिंग सही कर लेना, MICROBES, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स इन फूड, जो फूड में माइक्रोब्स हैं उसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। अब इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स इन फूड आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। अब जो बैक्टीरिया वगैरह है, जब वो फूड पे एक्ट करते हैं तो उसके ऊपर टॉक्सिन्स छोड़ देते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकी एंड फंगाई लाइक एस्परगिलस। स्टेफाइलोकोकी एंड एस्परगिलस कॉज फूड पॉइजनिंग। ये बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया, फंगाई का एग्जांपल हो गया, जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। इसके बाद फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम कोई भी चीज, मतलब ज्यादातर चीजें हम फ्रिज में रखते हैं, अगर हम उन्हें बाहर निकाल के रख देंगे तो क्या होगा कि वो खराब हो जाएंगे, वो अनफिट हो जाएंगे ईटिंग पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो अनरेफ्रिजरेटेड फूड होता है उसमें बैक्टीरिया इजीली एक्ट कर जाता है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे उस पे बैक्टीरिया इजीली एक्ट कर सकते हैं और उसे अनफिट बना सकते हैं। इसीलिए कभी कभी चीजें जब बाहर रखी रह जाती हैं काफी दिनों के लिए, तो खराब हो जाती है। और उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो जो लोग खाना बना रहे हैं उनके हाथ प्रॉपरली कंटेमिनेटेड है, मतलब उनके हाथ प्रॉपरली साफ है, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया, प्रॉपरली साफ है, ताकि कंटेमिनेशन प्रिवेंट हो सके। फूड की जो कंटेमिनेशन है वो प्रिवेंट हो सके। कंटेमिनेशन मतलब गंदा होना, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, सॉरी। जो लोग हैं जो खाना बना रहे हैं, उनके हाथ हमेशा नॉन कंटेमिनेटेड होने चाहिए, मतलब हमेशा साफ होने चाहिए, ताकि उनके हाथों से जो खाना बन रहा है वो भी कंटेमिनेशन में ना है, मतलब वो भी कंटेमिनेट ना हो, गंदा ना हो। उसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को कैसे हम लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉइलेज व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को प्रॉपर्ली ट्रीट और हैंडल करते हैं, मतलब प्रॉपर्ली उसका ऐसे उसको स्टोर करते हैं, अलग अलग उसके साथ रिएक्शंस वगैरह करते हैं, सो एज टू स्टॉप, कि या तो से कंप्लीटली स्टॉप कर सकें या फिर स्लो डाउन कर सकें किस चीज को? स्पॉइलेज। स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब फूड का खराब होने को रोक सकें, उसे स्लो डाउन कर सकें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है। मतलब जो स्पॉइलेज है फूड का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा देते हैं। तो अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें अच्छे से उसे हैंडल करना चाहिए और उसे ट्रीट करना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। Preservation usually involves preventing the growth of bacteria, fungi, and other microorganisms, as well as retarding the oxidation of fats which cause rancidity. Preservation का क्या मतलब हो गया? It involves preventing the growth of bacteria। उसमें क्या हो गया कि हम ये
हमारा एम ये होता है फूड प्रिजर्वेशन में कि उस फूड के ऊपर ना बैक्टीरिया है, ना फंगा है, ना ही अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। और रिटार्डिंग मतलब रिटार्ड करना मतलब लेट करना, देर से होना। रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स है उसको देर से करना, रिटार्ड करना। और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का ये मतलब हो गया कि जो फैट्स हैं, अभी आगे आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी जो फैट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंस बना देते हैं। जो फैट्स वगैरह हैं, जिस भी सब्सटेंस में फैट होता है, आपने देखा होगा जिस भी सब्सटेंस में फैट होता है, अगर हम उसे ऐसे ही हवा में छोड़ दें, जो चिप्स होते हैं, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें तो वो सील जाते हैं, वो सील जाते हैं। तो सील जाने को कहते हैं रैंसिडिटी। वो जो सीलना होता है खाने का उसे कहते हैं रैंसिडिटी। और ये रैंसिडिटी होती है क्योंकि जो उसमें ऑयल्स और फैट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रैंसिडिटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई? रैंसिडिटी इज अ कंडीशन इन विच फूड प्रोडक्ट कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट, वो फूड प्रोडक्ट जिसमें ऑयल और फैट होता है, डेवलप अ डिसएग्रीएबल ओडर, ओडर मतलब स्मेल, एंड टेस्ट मतलब स्मेल टेस्ट या दोनों डिसएग्रीबल मतलब खराब हो जाते हैं ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ फैट्स। जो डीकम्पोजिशन मतलब फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो टूट जाते हैं बाय ऑक्सीजन, एंड दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, रैंसिडिटी की डेफिनेशन यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेथड्स। अब ये हमें मेन पढ़ना है, मेथड्स क्या है फूड प्रिजर्वेशन। ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है? दिस मेथड रिड्यूसेस वाटर कंटेंट सफिशिएंटली एंड डिले द बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब ये एक तो वाटर कंटेंट को सफिशिएंटली रिड्यूस कर देता है, और अगर वाटर कम होगा तो बैक्टीरिया भी कम ग्रो करेगा। और इसका क्या फायदा होता है कि ये वेट रिड्यूस कर देता है ताकि फूड इजीली पोर्टेबल हो, मतलब वो इजीली इधर उधर ले जाया जा सके। इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ एप्पल्स, मैंगोज, एप्रिकॉट और इवन सीरियल्स लाइक व्हीट, ओट, बार्ले। तो ये ड्राइंग काफी इंपॉर्टेंट हमारा फूड प्रिजर्वेशन का पॉइंट हो गया। प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक का इस्तेमाल करके भी हम चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? शुगर एंड सॉल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऊपर वाले पॉइंट में, ड्राइंग वाले पॉइंट में भी हमने वाटर कंजम्पशन को कम किया था, इसमें भी हम वाटर को कम कर रहे हैं। बस इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम शुगर और सॉल्ट डाल रहे हैं। जो शुगर और सॉल्ट है वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे फूड जो है उसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाता है। अब वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट द फूड गेट्स प्रिजर्व्ड। अब इससे क्या हुआ? जो फूड है वो प्रिजर्व हो गया। मीट एंड फिश आर आल्सो प्रिजर्व्ड बाय सॉल्ट। जो मीट होता है या जो फिश होती है उसे सॉल्ट से प्रिजर्व किया जाता है। जैम्स और जेलीज होते हैं। अब मीट और फिश क्या हो गया? ये वैसा खाना होता है, मतलब जो चटपटा खाना होता है थोड़ा, तो उसमें नमक डाला जाता है। जैम्स एंड जेलीज मीठा होता है तो इसमें शुगर डालना होता है। अगर इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो ये प्रिजर्व तो हो जाएंगे लेकिन इसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें डालते हैं शुगर टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ। यहाँ पे चेक का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे चेक का मतलब है स्टॉप। चेक का मतलब स्टॉप भी होता है, टू स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। इससे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर की फॉर्म में इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर एज वेल एज प्रिजर्वेशन। कहाँ यूज होता है? एक तो मैन्युफैक्चर में मतलब बनाने में, एज वेल एज प्रिजर्वेशन और प्रिजर्व करने में, of several pickled products। जो pickled products होते हैं मतलब जो अचार के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में और उनको प्रिजर्व करने में, दोनों में यूज होता है। और सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये भी दो तरीके के एसिड हैं जो यूज होते हैं इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फॉर एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। फॉर फ्लेवर एज वेल एज प्रिजर्वेशन, फ्लेवर के लिए भी एज प्रिजर्वेशन के लिए भी। तो अभी तक हमने जितने पढ़े हमने उसमें दो चीजों का ध्यान रखा कि जो भी हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं उससे उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में आ जाते हैं दो, ये हमारे पास नाम है, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नाम थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना है। दो ही नाम है ये, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। आर यूज्ड टू प्रिजर्व जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स। मतलब ये जैम्स, जेलीज और पिकल्स तीनों में यूज किए जाते हैं। इनका कोई टेस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको स्टॉप करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सम फूड आइटम्स लाइक मिल्क आर यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग देम। कभी भी जब घरों में दूध आता है तो सबसे पहले उसे उबाला जाता है। कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। बॉइलिंग से क्या होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो ज्यादातर मर जाते हैं। सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उन्हें रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है,
क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी, रेफ्रिजरेटर्स में लो टेम्परेचर पे भी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। किसकी ग्रोथ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या बैक्टीरिया की, वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब स्लो डाउन हो जाता है। 6 पॉइंट आता है हमारे पास पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन का मतलब होता है प्रेशर्ड हीटिंग। प्रेशर्ड हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसका मतलब हो गया कि हम हीट के साथ साथ प्रेशर भी अप्लाई करते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइल्ड फॉर्म, मतलब थोड़ा सा हल्का फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। जब भी हमने हीट ट्रीटमेंट पढ़ा था उसका थोड़ा सा हल्का फॉर्म, जहाँ पे हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट। मिल्क जो होता है हम उसको पेस्चराइज करते हैं टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिल्क है वो पेस्चराइज किया जाता है। लेकिन पेस्चराइजेशन के बावजूद भी कुछ हीट रेजिस्टेंट माइक्रोब्स जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, मतलब वो बच जाते हैं। तो पेस्चराइज मिल्क को फिर हम रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें पेस्चराइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इट कैन आल्सो समटाइम्स डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट सम यूजफुल एंजाइम्स, मतलब जो यूजफुल एंजाइम्स है मिल्क के, उसको भी कभी-कभी पेस्चराइजेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, जो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मतलब अगर मिल्क के जो एंजाइम्स हैं जिसके लिए मिल्क बेनिफिशियल है, अगर वही नहीं रहेंगे तो मिल्क का कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट। वैक्यूम एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे एयर ना हो। तो वैक्यूम पैकिंग में हम फूड को ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जहाँ पे एयर ना हो। और ऐसा कहाँ होता है? यूजुअली एन एयरटाइट बैग, या तो एक एयरटाइट बैग या फिर एक एयरटाइट बॉटल। अब इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, द बैक्टीरिया दिस डिप्राइव्स बैक्टीरिया ऑफ द ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्यों? क्योंकि एयर तो है ही नहीं और तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी। और वो ऑक्सीजन किस लिए चाहिए उसे? फॉर द सर्वाइवल। तो सर्वाइवल नहीं होगा तो जो स्पॉइलिंग है फूड की वो स्लो डाउन हो जाएगी। नट्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन वैक्यूम पैकिंग। जो नट्स होते हैं वो वैक्यूम पैकिंग में स्टोर किए जाते हैं। एयरटाइट बैग में रखने के बावजूद भी कभी कभी फूड आइटम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब स्पॉइल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो कोई भी बैग या बॉटल जो है वो पूरी तरह से वैक्यूम एयर टाइट नहीं होता। होते हैं एयर टाइट, लेकिन ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल भी एयर ना जाए। थोड़ी थोड़ी सी हवा रह जाती है उनके अंदर या चली जाती है, जिससे ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है और बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। या फिर अगर नहीं भी मिल रही ऑक्सीजन तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं और वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखें तो कितने भी साल चल जाएंगे, 4-5 महीने बाद वो भी खराब हो जाते हैं। 8th प्रोसेस है हमारे पास कैनिंग का। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड एंड सीलिंग इट इन स्टेराइल कैन्स और जार्स। स्टेराइल कैन मतलब उबाले गए, मतलब जिन कैन्स को हम स्टेराइल करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं। जैसे बच्चे की दूध की बोतल को स्टेराइल करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, सेम वही चीज कैन्स और जार के साथ करते हैं। पहले हम फूड को कुक करते हैं, फिर उनको कैन्स और जार जो स्टेराइल किए गए हैं उसमें भर देते हैं। उसके बाद हम उन कंटेनर्स को फिर से बॉईल करते हैं टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। तो क्योंकि जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं या जो बचे हुए बैक्टीरिया उनको किल कर सके, उन्हें वीक कर सके। हाउएवर इसमें क्या होता है कि अगर एक बार बॉटल खोल दी जाए, बॉटल या कैन एक बार खुल गई, तो जो फूड है वो इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज होता है। मतलब एक बार खुलने के बाद वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? व्हेन फूड्स आर केप्ट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम फूड को फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे रखते हैं तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो बहुत ही स्लो रेट पे होते हैं। इतने स्लो रेट पे होते हैं कि वो माइनर चेंजेस अगर होते हैं। हमने क्या देखा कि जब हम उन्हें फ्रीजिंग मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं अलग अलग, वो बहुत ही स्लो रेट पे हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत ही माइनर चेंज अगर होते हैं। हाउएवर माइक्रोऑर्गेनिज्म आर मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड देन हीट। लेकिन जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोल्ड से मतलब वो कोल्ड से फिर भी बच जाते हैं। मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड मतलब वो कोल्ड से फिर भी बच जाते हैं, लेकिन हीट से नहीं बच पाते। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम फ्रीज कर रहे हैं, मतलब ठंड में रख रहे हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया, स्पोर्स और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया, स्पोर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, जो शायद बॉइलिंग टेम्परेचर पे सर्वाइव ना कर पाए। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर पाते हैं और इसीलिए धीरे धीरे वो हमारे खाने को भी स्पॉइल कर सकते हैं फ्रीजिंग के। तो यहाँ पे हमारे सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमें इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन